हेलो फ्रेंड्स, बीएड फर्स्ट ईयर के लिए शिक्षा में नाटक एवं कला के 3 यूनिट हैं। फर्स्ट यूनिट के दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और दोस्तों इसके आगे के 2 यूनिट देखने के लिए आपको सिंपली प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाना है। प्लेलिस्ट ऑप्शन से वहाँ पर दोस्तों आप सारे यूनिट एक साथ वहाँ पर देख पाएंगे और अपनी तैयारी को अच्छी कर पाएंगे। आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखिए पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, शिक्षा में कला का क्या महत्व है। तो देखिए पहला महत्व आता है कि कला हस्त कौशल के द्वारा स्वच्छता, अनुमान, स्वतंत्र विचार, स्पष्टता, शुद्धता का बोध कराती है। दूसरा बिंदु है कला अंतर्राष्ट्रीय संप्रेषण का कार्य करती है। तीसरा बिंदु है कला अपने देश की संस्कृति एवं सभ्यता का विकास करके उसे संरक्षित करने का काम भी करती है। चौथा बिंदु है कला सृजनात्मकता का अवसर प्रदान करती है। इसके द्वारा मूल प्रवृत्तियां परिष्कृत हो जाती हैं तथा इनको बढ़ाने में सहायता भी मिलती है। और इसके बाद में पांचवा बिंदु है कि कला की शिक्षा आत्म प्रदर्शन, आत्मानुभूति, आत्मनिर्णय, आत्मचिंतन और आत्म अभिव्यक्ति आदि अभूतपूर्व क्षमताएं उत्पन्न करके उन्हें कार्यान्वित करने का अवसर भी उत्पन्न करती है। इसके बाद में दोस्तों अगला बिंदु है, छठा बिंदु यहाँ पर देखिए, कला शिक्षा के द्वारा मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी संभव है। सातवां बिंदु है कि कला के द्वारा वैज्ञानिक नियमों के आधार पर अध्ययन कराया जाता है। आठवां बिंदु है, प्रेक्षणीय रूप में अनुभूति की अभिव्यक्ति होती है। नौवां बिंदु है, अचेतन मन की अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान किया जाता है। 10वां बिंदु है, दृष्टि से संबंधित चित्रकला, दृष्टि एवं स्पर्श से संबंधित मूर्ति कला, टंकण कला, क्रिया से संबंधित नृत्य कला, संगीत स्वर से संबंधित गायन कला, भाषा से संबंधित सभी शिल्प कलाएं अपना कार्य इसमें करती है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, सृजनात्मकता का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो देखिए सृजन शब्द का अर्थ होता है कुछ रचनात्मक निर्णय करना। सृजन करना भी एक कौशल है। विशेषतया कला में सृजनात्मकता अभिव्यक्ति का महत्व बहुत अधिक सा है। जिस कला में सृजनात्मकता नहीं है वह कला अद्भुत रूप नहीं ले सकती है। कलाकार अपनी विचार शक्ति, कल्पना शक्ति तथा अथक प्रयासों द्वारा विभिन्न वस्तुओं में चिंतन के सूक्ष्म विश्लेषण के अनेक सुंदर वस्तुओं का निर्माण कर सकता है। प्रकृति का विशाल रूप हमें यह संदेश देता है कि सृजन द्वारा मुझसे प्राप्त प्रत्येक वस्तु आपके उपयोग तथा मनोरंजन का सुलभ साधन है। कलाकार अपनी विवेक शक्ति से प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का अनुकरण करके विभिन्न वांछित तथा उपयोगी वस्तुओं का सृजन कर सकता है। प्रकृति में विभिन्न कलाएं विद्यमान हैं, यद्यपि इनका नवीन और सृजनात्मक रूप कलाकार की बौद्धिक क्षमता पर निर्भर करता है। विभिन्न पेड़ पौधे, पुष्प, नदी, पहाड़, आकाश, सूर्य, चंद्र, यहाँ तक कि मनुष्य की विभिन्न आकृतियां तथा नारी का सौंदर्य रूप भी प्रकृति की ही देन है। इन समस्त आकृतियों का चिंतनीय अनुकरण तथा इनमें सृजन तथा नवीन रचनात्मक रूप प्रदान करना ही कला और सृजनात्मकता का सिद्धांत कहलाता है। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आता है, वाद्य से आप क्या समझते हैं। विभिन्न प्रकार के वाद्यों को संक्षेप में आपको समझाना है। तो देखिए सबसे पहले वाद्य का शाब्दिक अर्थ होता है वादनीय या बजाने योग्य यंत्र विशेष। यह शब्द वद धातु से उत्पन्न हुआ है। वदतिति वाद्यम, जो बोलता है वही वस्तुतः वाद्य है। ध्यानपूर्वक सुने तो वाद्य हमें स्वरों और उनमें जो बंधे हुए शब्द होते हैं उनका स्पष्ट उच्चारण सुनाई भी देता है। वाद्य वाचन की सफलता भी यही स्पष्टता है। प्रकृति से प्रेरणा पाकर के मनुष्य ने वाद्यों का विकास व सृजन किया। संगीत वाद्यों का क्रमिक विकास विश्व की मानव जाति का एक सम्मिलित प्रयास है। मनुष्य का आदिमतम संगीत वाद्य ताली रहा होगा, अर्थात मनुष्य अपने शरीर के विभिन्न भागों पर हाथों द्वारा आघात करके लय रूपों का आनंद प्राप्त करता था। जंगल में विचरण करते जो मानव हैं उन्होंने बांस वनों में हवा बहने पर एक मधुर ध्वनि से प्रभावित होकर के फूक वाद्यों की रचना करी होगी, जिनमें फूक दे करके आवाज निकाली जाती है या फिर संगीत निकाला जाता है। शिकार हेतु धनुष की रचना करने वाले मानव ने धनुष के टंकार से प्रेरणा लेकर के तार वाद्यों की रचना करी होगी। वृक्ष की सूखी पत्तियां जब हवा के झोंकों से हिलने लगी होगी तो मानव उस ध्वनि की ओर आकर्षित हुआ होगा और झुंझुना या घुंघरू आदि वाद्यों की कल्पना को आकार दिया होगा। प्राचीन सभ्यताओं, सिंधु घाटी सभ्यता आदि में संगीत कला व वाद्यों के प्रयोग से परिणाम उनके मिले हैं। प्राचीन चित्रकला व मूर्तिकला में ऐसे कई उदाहरण प्राप्त होते हैं जिनसे विभिन्न वाद्यों के प्रयोग की जानकारी हमें मिलती है, जैसे डमरू, वीणा, बंसी, घंटा, शंख, ढोल, नगाड़े, घुंघरू आदि। वाद्यों के प्रकारों की अब हम बात करते हैं। वादन क्रिया एवं वाद्यों की संरचना के आधार पर वाद्यों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है तंतु वाद्य, दूसरा है अवनद वाद्य, तीसरा है सुशिर वाद्य, चौथा है घन वाद्य। पहले की हम बात करते हैं। पहला देखिए तंतु वाद्य की हम थोड़ा सा जानते हैं। तंतु वाद्य श्रेणी में वे वाद्य यंत्र आते हैं जिनमें तार द्वारा स्वर उत्पन्न किए जाते हैं, जैसे वीणा, सितार, एकतारा, वायलिन आदि। दूसरा प्रकार है अवनद वाद्य। कपड़े से मढ़े हुए वे वाद्य यंत्र जिन पर आघात करके बजाया जाता है उन्हें अवनद वाद्य कहते हैं, जैसे ढोलक, चंग, डमरू, नगाड़ा, डफली आदि। तीसरा है यहाँ पर प्रकार सुशिर वाद्य। हवा या फूंक से बजने वाले वाद्य यंत्रों को सुशिर वाद्य कहते हैं, जैसे शंख, बांसुरी, हारमोनियम, बीन, शहनाई आदि। चौथा बिंदु है कि घन वाद्य।
मिट्टी, धातु, लकड़ी आदि से बने वे वाद्य यंत्र जिन्हें चोट या आघात द्वारा बजाया जाता है उन्हें घन वाद्य कहते हैं, जैसे घुंघरू, घंटा, मंजीरा, खड़ताल आदि। ये कुछ बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि राजस्थान के प्रमुख लोकगीतों को आपको लिखना है। तो राजस्थान के लोकगीत देखिए, राजस्थान का लोक संगीत बहुत समृद्ध रहा है। इसमें विविधता एवं व्यापकता है। लोकगीत लोक समुदायों की धरोहर है। संसार के सभी देशों में उनकी भाषा व संस्कृति के अनुसार लोकगीत गाए जाते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी अपनाए जाते रहे हैं और इसमें जो अपनत्व है, प्रेम को व्यक्त करते हैं। यहाँ वीरता, उमंग, मधुर, शांत, श्रृंगार, विरह, भक्ति रस आदि पर कई लोकगीत गाए जाते हैं। इसके अलावा रिश्ते नाते, आभूषण, परिधान, व्यंजन, फसलें, पशु पक्षी, ऋतुएं तथा उत्सव मेलों पर आदि पर कई लोकगीत गाए जाते हैं। राजस्थान की प्रमुख लोकगीतों की आइए हम बात करते हैं। पहला आता है केसरिया बालम या फिर मांड गायन शैली से ये संबंधित है। केसरिया बालम आवोनी मारे देश, तो ये लोकगीत है। इसमें देखिए, यह मांड आज विश्व भर में राजस्थान की पहचान बन गया है। मांड गायन शैली राजस्थान के प्रमुख लोकगीतों की श्रेणी में आता है। राजस्थान में मांड गायकी के अनेक स्वरूप प्रचलित हैं। इसमें श्रृंगारिक भाव की विशेषता है। स्त्रियों का वर्णन और राजसी सौंदर्य का वर्णन ही इस गायन शैली की प्रमुख विशेषता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर लोकगीत है कुर्जा। कुर्जा एक सारस जैसा श्वेत सुंदर पक्षी होता है। ये आकाश में बहुत ऊंचे कतार में उड़ते हैं। कुर्जा को संदेशवाहक के प्रतीकात्मक स्वरूप का वर्णन भारतीय साहित्य में मिलता है, जहाँ नायिका किसी को माध्यम बना करके अपनी बात प्रिय तक पहुँचाने का प्रयास करती है, अपने प्रेमी तक पहुँचाने का प्रयास करती है। इस राजस्थानी लोकगीत में कुर्जा पक्षी के द्वारा ढोला मारू के प्रसंग में मन की बात भिजवाने का उल्लेख मिलता है। कुर्जा मारी भंवर मिला दीजिए रे, कुर्जा मारी हालोनी बादिला रे देश। तो इस तरह का ये लोकगीत है। इसके बाद में तीसरे नंबर पर आता है गोरबंद। यह राजस्थान का लोकप्रिय गीत है। वस्तुतः गोरबंद ऊंट की सजावट करते समय पलान के पास से ऊंट की गर्दन पर बांधा जाता है। इस गीत में ऊंट का श्रृंगार वर्णन मिलता है। इस गीत में ममत्व है। इसके शब्द बहुत हृदय स्पर्शी हैं। यह राजस्थान वासियों के पशु प्रेमी होने को भी दर्शाता है। यह गीत प्राय राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में गाया जाता है। लडली लूमा झूमा मारो गोरबंद नकराड़ो, इस तरह का ये गीत है। इसके बाद में चौथे नंबर पर है गणगौर। राजस्थान में गणगौर का त्यौहार बड़ा महत्वपूर्ण है। यह धार्मिक भी है और सामाजिक भी। चैत्र शुक्ला तृतीया को समस्त राजस्थान में गणगौर का मेला भरता है। गणगौर के कुछ लोकगीतों की धुनें बड़ी सुंदर है। राजस्थान के जीवन का चित्रण इन गीतों में मिलता है। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए, कुंवारी कन्याएं मनवांछित वर की प्राप्ति के लिए शिव गौरी का पूजन करती है। गीत इस प्रकार से है। पूजन द्यो गणगौर भंवर माने, पूजन द्यो गणगौर, एजी मारी सखियां जोवे बाट भंवर माने, पूजन देव गणगौर। इस तरह का ये गणगौर लोकगीत है। इसके बाद में पांचवें नंबर पर है लहरिया। लहरिया में देखिए, यह गीत भी राजस्थान के प्रसिद्ध लोकगीतों की श्रेणी में आता है। नायिका के आभूषण, वस्त्र आदि पर विभिन्न प्रकार के लोकगीत प्रसिद्ध हैं। राजस्थानी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली प्रसिद्ध ओढ़नी साड़ी का नाम है लहरिया, जिसमें विभिन्न रंगों की तिरछी लहरदार पट्टियां होती हैं। सावन माह की तीज पर इसका विशेष महत्व रहता है। गीत इस प्रकार से है। मारे लहरिया रा 900 रुपया रोकड़ा सा, माने ल्यादोनी बादिला डोला लहरियो सा। इस तरह का ये लोकगीत है। इसके बाद में छठे नंबर पर आता है रामापीर। रामापीर यानी कि बाबा रामदेव। रामदेव राजस्थान के प्रसिद्ध पूजनीय लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें रामापीर के नाम से भी जाना जाता है। इनका विशाल मंदिर राजस्थान के पोखरण के पास रुणेचा गांव में स्थित है। बाबा रामदेव के गुणों का बखान इनके भक्तों एवं लोक नायकों के द्वारा किया जाता है। रुणेचरा धनिया, अजमाल जीरा कमरा, माता मेणादेरा लाल, रानी नेतलदेरा भरतार, महारो हेलो सुणजो रामा पीर, इस प्रकार से ये प्रसिद्ध लोकगीत है। इसके बाद में सातवें नंबर पर आता है जीरा। राजस्थान में कृषि से जुड़े गीत भी प्रचुरता में गाए जाते हैं, जिनमें जीरा लोकगीत प्रमुख है। इस गीत के बोल में नायिका नायक से जीरा फसल उपज में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करती है तथा जीरे की फसल नहीं बोने के लिए आग्रह करती है। यो जीरो जीवरो बेरी रे मत बोवो महारा परण्या जीरो, इस तरह का ये लोकगीत है। इसके बाद में आठवें नंबर पर है पुदीना। पुदीना लोकगीत देखिए, राजस्थान लजीज व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें पुदीने की चटनी का अपना एक स्थान है। नायिका द्वारा पुदीने की चटनी के महत्व को गा करके दर्शाया गया है। लुढ़ जाई रे हरिया पुदीना, झुक जाई रे हरिया पुदीना, इस तरह का ये लोकगीत है। इसके बाद में 90वें नंबर पर है डिग्गीपुरी। यह गीत राजस्थान के भक्ति लोकगीतों की श्रेणी में आता है। डिग्गी मालपुरा टोंक जिले के निवासी लोक देवता कल्याण जी को डिग्गीपुरी के राजा की उपाधि से नवाजते हैं
तथा भक्तगण श्रद्धा से दर्शनार्थ आते हैं। इनका मुख्य जो लोक भजन है वह है बाजे छे नौपत बाजा मारा डिगीपुरी का राजा, इस तरह का ये गीत है। इसके बाद में 10वें नंबर पर आता है मोरिया। मोरिया में देखिए राजस्थान प्रदेश वासियों का पशु पक्षियों के प्रति प्रगाढ़ प्रेम रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेम रहा है। मोर पक्षी का सौंदर्य अद्वितीय है। जब मयूर नृत्य करता है तो मन स्वतः ही प्रफुल्लित होकर के गा उठता है। यहाँ पर गाना है मोरिया आछो बोलो रे ढलती रात में, तो इस तरह का एक गीत है। तो कुछ महत्वपूर्ण गीतों की हमने बात करी यहाँ पर। तो इस तरह से कुछ गीतों के बारे में आपको जानकारी रखनी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। लोक नृत्य से आप क्या समझते हैं? राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में आपको लिखना है। लोक नृत्य सरल सर्वगम्य होते हैं। वे किसी के द्वारा सिखाए नहीं जाते। उन्हें समझने और सुधारने के लिए किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। लोक नृत्यों में ताल, लय, भाव, भंगिमाओं का स्वतः सर्जन जो है स्वतः होता है। ये स्वसर्जित होते हैं। इन पर किसी विशेष सृजनकर्ता की छाप नहीं होती है। लोक नृत्य बनाए नहीं जाते, वे धीरे धीरे अपने आप बनते जाते हैं और उन पर सबका अधिकार होता है। लोक नृत्यों में जनजीवन की परंपरा, उनके संस्कार तथा लोगों का आध्यात्मिक विश्वास होता है। यही कारण है कि लोक नृत्यों की आयु लंबी तथा उद्गम जो काल है वो अति प्राचीन होता है। वही लोक नृत्य जनजीवन में लोक नृत्य के रूप में प्रतिष्ठित हुआ, जिसने काल, स्थान और परिस्थितियों को अनेक गतिविधियों को देखा, प्रभावित किया और जनजीवन को लंबे समय तक उल्लासित किया। लगभग सभी लोक नृत्य सामूहिक होते हैं। इनमें व्यक्तिगत नृत्य की कल्पना संभवतः आधुनिक है। लोक नृत्य व्यक्तिगत आनंद, व्यक्तिगत लाभ, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, व्यक्तिगत भावना से रहित होते हैं और सामुदायिक, सामाजिक तथा नागरिक भावनाओं को ओतप्रोत होते हैं। लोक नृत्यों के बिना समारोह, पर्व, त्योहार और संस्कार अधूरे से प्रतीत होते हैं। आत्म आनंद और सामाजिक कर्तव्य का इतना सुंदर, स्वस्थ और उपयोगी समावेश लोक नृत्यों में समाहित होता है। लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्यों की तरह शास्त्रीय नियमों के बंधनों और सीमाओं से परे है। लोक नृत्यों के आधार पर ही शास्त्रीय नृत्य विकसित हुए हैं और किसी शास्त्रीय नृत्य में जितनी संस्कारिता, प्रभावोत्पादकता, कला, आनंद प्रदायिनी शक्ति, रचना कौशल तथा उच्च स्तरीय कौशल हो सकता है, उतने ही गुण लोक नृत्यों में भी होते हैं। सौराष्ट्र के रास गरबा, राजस्थानी घूमर, भवाई नृत्य, ग्रासियों की बालर, पंजाब के भांगड़ा, महाराष्ट्र के लावणी में जो प्रभावोत्पादकता, जो आनंददायिनी शक्ति और जो रचना विधि आदि के गुण हैं, वे किसी भी शास्त्रीय नृत्य से कम नहीं हैं। लोक नृत्य स्वतः सुखाय होते हैं। इनका आर्थिक उद्देश्य नहीं होता। लोक नृत्यों में भावों की स्वाभाविकता रहती है, अर्थात मौलिक रूप में ही रहते हैं। लोक नृत्य किसी भी देश प्रदेश की लोक संस्कृति से अविच्छिन्न अंग होते हैं तथा इनकी प्रकृति का भी प्रभाव लोक नृत्यों पर पड़ता है। राजस्थानी लोक नृत्यों के बारे में हम कुछ जानते हैं। कुछ महत्वपूर्ण नृत्यों की हम बात करते हैं। पहला आता है घूमर। घूमर में देखिए, घूमने तथा चक्कर लगाने से संबंधित महिलाओं का घूमर नृत्य अत्यंत प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय है। यह रजवाड़ी नृत्य है, किंतु आजकल सर्वत्र प्रचलित महिलाओं द्वारा गणगौर के त्यौहार, विभिन्न उत्सवों, विवाह आदि अवसरों पर गोलाकार होकर के सामूहिक रूप से किया जाता है। यह नृत्य लगभग पूरे राजस्थान में किया जाता है, जैसे मेवाड़, हाड़ौती, मारवाड़, ढूंढाड़ इत्यादि। इस नृत्य के साथ ढोल बजाया जाता है। महिलाएं उत्साह और उल्लासपूर्वक घूमर गीत गाती हुई नृत्य करती हैं। दूसरे नंबर पर आता है गेर नृत्य। गेर नृत्य राजस्थान का अत्यंत लोकप्रिय, आकर्षक व लय प्रधान लोक नृत्य है। यह नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। इसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। सभी नर्तक वर्तालुकार खड़े हो जाते हैं। इनके दाहिनी हाथ में एक बड़ा डंडिया होता है और बाएं हाथ में या तो डांडिया या फिर बाण या तलवार होता है। इसमें ढोल की मधुर ध्वनि होने के कारण दर्शकों व श्रोताओं को बड़ा आनंद आता है। इस नृत्य में गति और जमावट होती है। इस नृत्य में थाली और ढोल वाद्य बजाए जाते हैं। नृत्यकार बाएं से दाएं नाचते रहते हैं। इसमें कोई गीत नहीं गाया जाता, सिर्फ ध्वनियाँ मुंह से की जाती है। वे अपनी तलवारों को भी कलात्मक ढंग से घुमाते रहते हैं और नर्तक एक बार बाएं तथा दूसरी बार दाएं ओर के साथी की छड़ी से छड़ी भिड़ाता रहता है। इस तरह से ये बिंदु कुछ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में तीसरा नृत्य आता है कालबेलिया। कालबेलिया जाति बीन वाद्य बजाती है और सांपों का प्रदर्शन करती है। काल मृत्यु के साक्षात रूप में है, अर्थात काले नाग का खेल उसे वशीभूत कर दिखाने के कारण ही उसका नाम कालबेलिया पड़ा है। ये बीन पर लहरा बजाते हैं और सांप अपना फण ऊंचा करके मोहित हुआ घूमता रहता है। नाग में संगीत के ध्वनों का माधुर्य पहचानने की प्राकृतिक शक्ति होती है और वह मुग्ध हो जाता है। कालबेलिए बीन बजा करके उसको दूर से बुला लेते हैं। ये खंजरी भी बजाते हैं और पैरों में घुंघरू बांध करके नृत्य भी करते हैं। इनकी स्त्रियां भी नृत्य करती है। इनकी पोशाक में कलात्मकता मिलती है।
स्वयं कालबेलिए भी अपने आप को सजा करके रखते हैं तथा साफा बांधते हैं। इनकी पूंगी भी बड़ी सज्जित होती है। कालबेलियों का गीत शंकरिया प्रसिद्ध है। गीत के साथ कंठ से ध्वनियाँ भी बीच बीच में देते रहते हैं। पूंजी पर इंडोनी और पणिहारी गीत बजाए जाते हैं। फागुन के दिनों में इनकी स्त्रियां डफली लेकर के गीत व नृत्य करती रहती है। इनकी पोशाक काले रंग की होती है जिस पर गोटे लगे होते हैं। इनके नृत्य में शारीरिक लचक की प्रधानता रहती है। कलाबाजियां करते हुए ये दर्शकों को मन मोह लेती हैं। इसके बाद में चौथे नंबर पर आता है चक्री। चक्री का मतलब चक्र से है। घाघरे की तेज गति व घूमती इठलाती चक्रियों के कारण इसे चक्री कहा जाने लगा। इसमें दो तरह के नृत्य मिलते हैं, एक चक्र वाला और दो चक्रों वाला। एक चक्री में एक व्रत बनता है तथा दो चक्री वालों में नृत्य में दो व्रत बनते हैं, दो घेरे बनते हैं। एक छोटा घेरा बड़े घेरे के भीतर बनता है। बाहर के घेरे में बाएं से दाईं ओर तथा अंदर के गोले में दाएं से बाईं ओर नृत्य करते हुए स्त्रियां जो है वो नृत्य करती रहती है। इसमें पुरुष और स्त्रियां दोनों भाग लेते हैं। मांदल इसका प्रमुख वाद्य है। यह नृत्य विवाहोत्सव पर किया जाता है। लय के ठहराव पर इस एक झटके के साथ में गति बदल दी जाती है। गति के साथ दिशा भी बदल दी जाती है। तब दाईं ओर से चलने वाले बाईं ओर तथा दाईं ओर से चलने वाले बाईं ओर इस तरह से घूमते रहते हैं और नाचते नाचते चलते रहते हैं। तो ये कुछ गीत है चक्री नृत्य, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। पांचवा बिंदु आता है चरखुला नृत्य। तो संभवतः है चक्र या चक्कर काटने के अर्थ में इसका नाम चरखुला पड़ा है। चरखुला जिसे सिर पर रख करके नृत्य किया जाता है। इसकी बनावट विशेष प्रकार की होती है। एक बड़ा 4 फीट का लकड़ी का चक्रा बना होता है जिस पर लोहा जड़ा होता है। इसके बीच में एक लंबी छड़ी लगी होती है जिस पर बीच बीच में कलश लगे होते हैं। कुल 4 चौक बनते हैं। इन पर दीप लगाए जाते हैं। ठीक ऊपर भी एक दीप जलता रहता है। इस प्रकार से कुल 101 दीपकों को जगमगाता हुआ यह भारी चरकुला उठा करके नर्तकी के सिर पर रखा जाता है। नर्तकी इसे सिर पर रख के चक्कर काटती हुई नृत्य करती है। इनके दोनों हाथों में लोटे होते हैं। इसे बड़ी कुशलता से संतुलन बनाए रखना पड़ता है। यह नृत्य गणगौर तीज व अन्य मेलों पर विशेष तौर पर किया जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला नृत्य हमारे सामने छठे नंबर पर आता है चरी नृत्य। राजस्थानी लोक नृत्यों में चरी नृत्य भी प्रचलित है। चरी लोक नृत्य विभिन्न उत्सवों पर किया जाता है। इसमें महिलाएं सिर पर मिट्टी अथवा धातु के घड़े या चरी रखती है। चरी के ऊपर दीपक जलता रहता है, दीपक रखा जाता है। इस नृत्य में ढोल, थाली इत्यादि वाद्य बजाए जाते हैं। महिलाएं गोल घेरे में घूमते हुए यह नृत्य करती है। सातवें नंबर पर है पणिहारी। पणिहारी गीत राजस्थान का बहुत लोकप्रिय गीत है। विशेषतः जब स्त्रियां पानी भरने जाती है तब ये गाया जाता है। किसने कुआं और बावड़ी खुदाए, हे मगेनी किसने तालाब बंधाए, मूल्यवान कुएं का मुंह तंग है और इसमें रस्सी भी लंबी लगती है। ससुरा जी ने कुआं और बावड़ी खुदवाए, पणिहारी जी साहब पति ने तालाब बंधवाया, तुम्हारी मटकी सोने चांदी की बनी हुई है। नायिकाएं नृत्य के माध्यम से इन भावों को अभिव्यक्त करती रहती है और ये सभी बड़े सुंदर और मनोहारी प्रतीत होते हैं। इसके बाद में आठवां नृत्य आता है तेरह ताली। नृत्य की शुरुआत में स्त्रियां अपने शरीर पर छोटे छोटे 13 मंजीरे बांध लेती है और ताल व लय के साथ में अपने हाथ एवं पैर पर बंधे हुए मंजीरों को उनसे टकराती हुई नृत्य करती है। मंजीरे बजाते समय वे 13 प्रकार की क्रियाओं का अभिनय करती है, इसलिए इस नृत्य का नाम 13 ताली पड़ा। ये नर्तकियां अपने मुंह में तलवार रखती है जो शक्ति का प्रतीक है। नर्तकियां मंजीरे बंधे पांव को फैला करके अपने सिर पर कांसे के थाल एवं लोटा जिस पर जलता हुआ दीपक रखती है, मुंह में तलवार ली रखती है, जमीन पर बैठी बैठी अपने नृत्य की शुरुआत करती है। इस दौरान कभी लेटी हुई तो कभी घूमती हुई इस तरह से ये भाव अभिव्यक्तियां देती है या भाव भंगिमाएं बनाती है। आपको देखिए सिंपली क्या करना है, इन नृत्यों के बारे में, इन गीतों के बारे में यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। थोड़े थोड़े वीडियोस देख करके आप समझ पाएंगे कि कौन से नृत्य में किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है। तो आप वहां से डेमो देख लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों हम सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की हम बात कर रहे हैं, तो ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जिस भी नृत्य के बारे में आपको थोड़ा सा और जानना है तो आपको यूट्यूब पर सर्च करना है, सेम आपका नृत्य वहाँ पर आ जाएगा और उसको देख करके आप थोड़ा सा सीख पाएंगे, समझ पाएंगे कि किस तरह से ये नृत्य किया जाता है। तो इन सभी को आप चेक कर लीजिएगा ताकि आपके दिमाग में सारी बातें फिट हो जाए कि कौन सा नृत्य किस तरह से किया जाता है। तो आप एक बार डेमो देख लीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों हमने फर्स्ट यूनिट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करी। आगे के दोस्तों इसके 2 यूनिट और बचते हैं जिनको भी हम जल्दी ही कवर करने वाले हैं। तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जल्दी ही आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो तुरंत वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले यूनिट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।